दिए गए दो कथनों में से आपको ये जांचना होता है कि कौन सा तो कारण है और कौन सा उस कारण की वजह से परिणाम पड़ा है, फर्क पड़ा है। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, जब तक किसी चैप्टर को अगर बेसिक नहीं समझ लेते हैं तब तक उसको क्लियर नहीं कर सकते। जबकि हम इन चीजों को अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैंने आते ही जो स्टेटमेंट दी, ऐसे आप लोग भी बहुत सारी चीजों को कथन के रूप में, कारण में कभी और कभी परिणाम के रूप में बोलते हो। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, जैसे कि इसी महीने एलपी सीबीटी 2 के पेपर में ये क्वेश्चन था। अब कितने जनों का सही है, कितने जनों का गलत है कारण परिणाम पहचानने में, तो उस पे आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 8 जनों ने इसका जो है सही आंसर पहचान लिया है। जो आंसर इसके अंदर था, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है डी। 8 जनों ने इसका सही उत्तर दे दिया है और गलत आंसर देने वाले हैं इसके अंदर सी आंसर देकर के 4 जने। और एक एक जने का इसमें ये वाला आंसर भी है। मैक्सिमम का राइट है। और ये ऐसे चैप्टर है जो रीजनिंग में कभी खत्म नहीं करता मैं। जब भी पढ़ाए उसके बाद से कभी भी डेली टेस्ट पेपर के अंदर उठ करके क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर सामान्य है, साफ कहता है कि जो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं इसमें ये कथन स्वतंत्र कारण भी हो सकते हैं कि दोनों कारण हो, और दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव भी हो सकते हैं। या हो सकता है यहां कारण न हो, कोई अन्य उभयनिष्ठ कारणों के प्रभाव हो सकते हैं कि यहां कारण लिखा ही नहीं है, कारण कुछ और हो। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव भी हो सकता है, और दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सही उत्तर का चयन करें। ये उत्तर है हमारे पास। कथन फर्स्ट लिखा है कि ट्रैफिक पुलिस ने राजभवन रोड बंद होने के कारण अगले 2 दिनों के लिए यातायात के डायवर्जन के संबंध में यातायात सलाह जारी करी है। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी रोड को डायवर्जन करती है, यानी कि उसको बंद करके उसके वैकल्पिक मार्ग से दूसरे रास्ते से अगर व्हीकल्स को निकाला जाता है, तो अगर ये निर्णय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लिया गया, और दूसरी बात हम साथ में ये भी पढ़ रहे हैं कि नगर निगम कल राजभवन रोड में गड्ढों की मरम्मत करने की योजना बना रहा है, तो यहां पर ये डायवर्जन जो किया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, वो तो परिणाम माना जाएगा कि प्रभाव पड़ा। और किस प्रभाव की वजह से इस मार्ग को डायवर्जन किया गया? क्योंकि कल राजभवन जो रोड है ये वाली, इसमें गड्ढों की मरम्मत करने की योजना बना रहा है। तो जब यदि रोड को रिपेयर किया जाएगा तो उस सड़क को बंद करके उसका डायवर्जन किया जाता है। रोड बंद करने के कारण और भी हो सकते हैं। वीआईपी मूवमेंट हो, किसी रैली का, भव्य रैली का आयोजन हो, बड़ी संख्या में लोग आ रहे जा रहे हो, तो उस रोड को उस जगह से डायवर्जन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई रैली आयोजन होती है या त्योहार वगैरह पे भी, जैसे गणगौर वगैरह पे अपने जो सिटी के मार्ग हैं, दिवाली का टाइम है, उसमें डायवर्जन किया जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, मगर यहां पर जो कारण है वो सेकंड है, कि सेकंड कारण है और फर्स्ट इसका संभावित प्रभाव है। अगर मैं मान लीजिए क्लास में लेट पहुंचा या आप लेट पहुंचे, तो ये तो परिणाम है कि आप लेट हो गए, मगर किस कारण से लेट हो गए? हो सकता है सुबह जल्दी रेडी ना हुए हों, उठे ही ना हो। ये ऐसे कारण हैं जो हम बताते नहीं हैं। हम कैसे कारण बताते हैं? ट्रैफिक जैम था, हम ऐसे कारण बताते हैं, मगर कारण तो होते हैं। कारण लेट आने के कई सारे हो सकते हैं। तो यहां पर रीजनिंग के अंदर इस तरह के कारण प्रभाव के जो क्वेश्चन है इस साल तो बहुत पूछे गए हैं। 2024 और 25 के पेपर में कारण और प्रभाव के अब तक मेरे हिसाब से 40 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनमें से शायद क्लास के अंदर शायद 15 से 20 क्वेश्चनों का डिस्कस हो चुका है, और आगे भी होता रहेगा। मेरे को जो भी पेपर मिलता है उसी पेपर के उठा करके क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर में देता हूं। जैसे मुझे ये मिला, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको। क्योंकि क्लास में कोई भी चैप्टर होने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जिसको हम हल नहीं कर पाए, जिसको समझ ना पाए। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसका भी उत्तर उतना ही सही है, केवल 8 जनों का सही है और बाकी के
जनों का गलत है, सी दे करके 3 जनों का गलत, डी दे करके 2 जनों का गलत, और बी और ई तो एक एक जनों ने दिया, कोई बात नहीं, एक एक जनों का लगभग लगभग सभी में गलत है शायद। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या था, ये वाला था आपके, 8 जनों का इसका सही आंसर है, और आंसर इसमें है ए वाला, कि 3 और 2 की जगह को बदल दिया जाए तो बराबर राइट आंसर मिल जाएगा। अब इस प्रश्न के अंदर तो कोई तर्क भी नहीं है, केवल गुणा जोड़ बाकी ये सारी चीजें हैं। इसमें तो कहीं पर भी अगर आप समझने की गलती करते हैं तो ही हो सकता है। जैसे कि क्या कहता था, देखो ये कहता था यहां पर कि अगर किन 2 अंकों को बदलें, अब जैसे 3 और 2 को ही बदलें तो यहां 2 करना है, और 2 जो था उसकी जगह 3 करना है। सबसे पहले ब्रैकेट और भाग वाले हल करते हैं, तो अगर इसको हल करेंगे तो ये 22 बार जाएगा। अब भाग वाला सिंबल कहीं पर है नहीं, गुणा वाले सिंबल है हमारे पास में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 50 का 2 गुना करेंगे, और फिर 12 का 5 गुना करेंगे, माइनस के बाद ये 22 रिजल्ट आ ही चुका है, और यहां पे 11 चौक 44 करेंगे पहले, और 44 करके माइनस 22 करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, ज्यादा ठीक रहेगा, कि 11 चौक 44, 44 में से 22 घटा देंगे तो 22 लिख देते हैं यहां पर। 22 से 22 कट गए, माइनस प्लस के थे, तो 100 और 60 को जोड़ करके बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। तो इस प्रश्न में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर गलती की गुंजाइश है तो फिर आपकी जो प्राइमरी मैथ्स है वहां पर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में और एग्जाम में भी इसका प्रतिशत कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, 49% ने केवल किया है। इसका मतलब कि स्टूडेंट को यहाँ पे प्राइमरी मैथ्स पे दिक्कत आती है, इसका मतलब आपका मैथ्स का जो स्कोर है ना वो तो आपका ज्यादा जाता ही नहीं होगा, फिर आप केवल अंकगणित सॉल्व कर पाते होंगे, एडवांस मैथ्स तो होती ही नहीं होगी। और जो 25 या 30 क्वेश्चन का पेपर होता होगा, मेरे हिसाब से जो 15 क्वेश्चन कर देगा वो भी सिलेक्शन की जो रेशो होती है उसमें क्रॉस कर जाएगा। तो मैथ्स आप लोगों की कमजोर होती है, अंकगणित पर विशेष ध्यान दो। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 7 जनों ने सही आंसर दिया है, और इसका आंसर है बी, 7 जनों का सही है, और 4 जनों ने ए आंसर दिया है। जबकि पेपर बहुत आसान था वैसे आज का, आसान तो नहीं कह, क्वेश्चन तो अच्छे थे, इसमें कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन आपका अच्छा था, जिसमें आपने फिर भी स्कोर अच्छा कर लिया। मगर इन क्वेश्चनों में इतनी ज्यादा माथा पच्ची वाले प्रश्न नहीं है। ये सिंपल कहता है कि जो भी विषम होगा उसमें 2 जोड़ेंगे। विषम जैसे कौन कौन से हैं, 5 है, 1 है, 3 है, 7 है, ये विषम है, इनमें तो 2 जोड़ना है। और जो भी सम बच रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि बचा हुआ है 6, बचा हुआ है 4, बचा हुआ है 8, ये जो सम है, सम जो संख्याएं हैं उनमें से कितना घटाया जाना है, 2। फिर क्या करना है, उसके बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें जो उच्चतम होगा सबसे बड़ा, और जो निम्नतम होगा सबसे छोटा, उन अंकों का योग करना है। सबसे उच्चतम अंक बन सकता है 9, क्योंकि दशांकिक आधार प्रणाली में 0 से 9 में सबसे बड़ा अंक होता है 9। और जब विषम अंकों में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये विषम अंक हैं जिनमें अगर 2 जोड़ोगे तो 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 9 कब प्राप्त होगा, कौन से अंक में 2 जोड़ने से 9 प्राप्त हो जाएगा, 7 में। भाई सबको जोड़ करके लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 7 में 2 जोड़ा तो ये 9 हो गया, इससे बड़ा अंक आ नहीं सकता, सबसे बड़ा अंक 9 ही होता है। अब सबसे छोटा अंक कब आएगा, तो यहां पर घटाने की प्रक्रिया यह है कि 2 घटाया जाएगा सम अंकों में से। तो सम अंक जो है हमारे पास में 6 था, 4 था, 8 था, मगर 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, जो सबसे छोटा होगा। 8 से 2 घटा के 6 बनेगा, 6 से 2 घटा के 4 बनेगा, सबसे छोटा नहीं बनेगा। ये सबसे छोटा बना, ये सबसे बड़ा बना, और इन दोनों को जोड़ना है यहां पे, इनका योग बताना था। अगर इनका योग कर दिया तो योग करने पे 9 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 11 हो गया। तो आसान क्वेश्चन था। अगर सभी अंकों में विषम में 2-2 जोड़ते और सब सम अंकों में 2-2 घटाते तभी कोई बहुत ज्यादा टाइम खर्च नहीं होना था। और ये अब आपके पिछले 6 महीने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में उभर के आया आजकल।
आजकल इन शर्तों वाले क्वेश्चन एग्जाम में 5 आते हैं, जिस पर एक शर्त आपको पिछले पेपर में भी दी थी कि 5 तरह की संख्याएं दी गई, उनमें भी अंकों के बारे में शर्तें कहते हुए किन्हीं अंकों को गुणा करना, किन्हीं अंकों को जोड़ना, इस तरह की शर्तें होती थी। इसके बाद आपके पेपर में तीसरा तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रहता है चैप्टर, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इसमें मुझे भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हमेशा नहीं लगते हैं, और कोडिंग में आजकल इसके बिना कोई पेपर नहीं होता। ये कोडिंग का जो पैटर्न चल रहा है ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आएगा तो ये क्वेश्चन तो श्योर आएगा कोडिंग में आजकल, और आसान भी बहुत है। क्लास में कितना आसान लगा, तो क्लास में चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है इतना आसान लग नहीं रहा, जबकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हालांकि हमारे पढ़े हुए क्लास के अंदर तो आए हुए शायद मेरे हिसाब से 1.5 महीने से ऊपर बीत चुका है, तो ये हो सकता है कि शायद कोडिंग डिकोडिंग क्लास में इस तरह के प्रश्नों को नहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो भी ये तो ये पॉइंट जो है ना ये बहुत ही आसान है। ये इसमें ऐसा है, देखो 2 शब्दों में जो कॉमन अक्षर होते हैं ना, उनके लिए कॉमन अंक जो है वो कोड के रूप में माने जाते हैं। यहां जैसे दोनों में कॉमन अगर देखेंगे GIFT में, तो F दोनों में है, तो अगर दोनों में F कॉमन है ना, तो दोनों में जो कॉमन अंक यहां पर नंबरों में मिलेगा वो मिलेगा 2। केवल 6 जनों ने दिया, तो ये ध्यान रखें। क्लास में तो जब आएगा आएगा ही चैप्टर, तब तो खैर कोडिंग रिकॉर्डिंग 3 दिन चलेगा, बकायदा जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत बेसिक से बात होती है। मगर ये चीज बार बार इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके कोई भी अगर एग्जाम जल्दी भी आ जाता है तो इसके बिना आजकल पेपर नहीं होता है, तो ये तो आना ही चाहिए। और ये इतना आसान है कि केवल कॉमन अक्षर के लिए कॉमन नंबर देखना होता है, और कई बार इसका अपोजिट होता है, कई बार कॉमन नहीं मिलेगा। कई बार ये होगा एक अक्षर जिसका पूछा है, जैसे ए का पूछ लिया और ए कॉमन नहीं है, तो फिर वो क्या कर देता है, यहां पर बाकी बचे हुए को कॉमन कर देगा, तीनों को, एक को छोड़ के। तो अगर एक ही ऐसा था जो कॉमन नहीं है, तो फिर नंबरों में भी ऐसा नंबर जरूर होगा जो एक ही अंक होगा जो कॉमन नहीं मिलेगा, तो फिर वो आंसर हो जाएगा। चलो अभी तो इस पर इतनी बात हो सकती है, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ते हैं तभी इस पर पूरी तरीके से बात करने का फायदा होता है। इस वाले क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन के अंदर 6 जनों का सही है, बॉक्स वाला एक क्वेश्चन था, पजल वाला। और छठा क्वेश्चन सबसे बेस्ट है, इसका क्लास में सबसे ज्यादा जनों का आंसर रहा है इसका। ये सबसे ज्यादा जनों का सही रहा है, और ये भी मेरा फेवरेट चैप्टर होता है, मिसिंग नंबर। सी आंसर इसका राइट है, 12 जनों ने इसका राइट आंसर दिया है, तो ये तो मिसिंग नंबर है। वैसे तो इसका रिजल्ट डाउन होता है, मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लॉजिक शायद बहुत सिंपल था। यहाँ पे लॉजिक बड़ा सिंपल था कि 16 से अगर 62 है या फिर 12 से 46 है, तो 12 चौक 48 से 2 घटा दिया, 16 चौक 64 से भी 2 घटा दिया, तो 4 गुना करके 2 कम कर दिया। तो मिसिंग नंबर में घूम फिर करके लॉजिक वैसे यही आते हैं, वर्ग कर दिया, घन कर दिया, उसमें से 2 घटा दिया, 4 जोड़ दिया, गुणा करके जोड़ दिया, गुणा करके घटा दिया। जनरली यही लॉजिक चलते हैं बार बार। 50 क्वेश्चन अगर अपन निकाल लेते हैं, लॉजिक मैच होने लग जाते हैं फिर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, जो कि इस तरह की है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस भी कहते हैं इसको। और ये भी जब एग्जाम में आता है, इसका परसेंट रेशियो अगर देखें तो बहुत कम जनों का सही होता है। इसमें रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा सफिशिएंसी में, और आपसे यह पूछा जाता है कि क्या पूछे गए प्रश्न के लिए यहां जो कथन दिए गए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, क्या इनसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। कभी ये क्वेश्चन आपके आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, कभी आपके ये क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का। रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन चैप्टरों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब देने का तरीका अलग होता है। यहां पर हमें बताना पड़ता है कि क्या डेटा फर्स्ट से आंसर निकलेगा, डेटा सेकंड से निकलेगा, दोनों को मिला के निकलेगा, या दोनों को मिलाने पे भी नहीं निकल पाएगा। मगर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए हैं, स्टूडेंट न जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यही वो सिटिंग अरेंजमेंट है, यही वो ब्लड रिलेशन है, यही वो कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें हम
जब सीधे सीधे प्रश्न पूछता है तो परसेंटेज रेशियो सही करने वालों का काफी अच्छा होता है, मगर जब डेटा सफिशिएंसी के रूप में देता है तो बहुत जने इस प्रश्न को या तो समझ नहीं पाते होंगे। तो आज इसको हम समझ लेते हैं ये क्या चाह रहा है हमसे। ये चाह रहा है कि जो प्रश्न है ना ये, कि 5 व्यक्ति जो गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, इनमें एक के ठीक दाएं वाला व्यक्ति बताना है। पूरे 5 व्यक्ति नहीं जमाने जैसा सेटिंग में होता था, केवल ये बताना है कि एक के ठीक दाएं जो व्यक्ति होगा वो कौन है। जब ये पता लग गया तो फिर प्रश्न का उत्तर डिसाइड कर सकते हो आप। पहले हमने पढ़ा कथन फर्स्ट। कथन फर्स्ट हमने पढ़ा जिसमें कि हमें 5 व्यक्तियों का जब गोलाकार आकृति में डायग्राम बनाना होता है ना, तो ऐसे बनता है वो। और इस डायग्राम में यहां पर फर्स्ट कहता है डी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने कहा था बीच में होना इस लाइन को बाद में बनाते हैं, सबसे पहली लाइन बनाते हैं ये वाली। जैसे पजल के अंदर मैंने नियम बताए थे कि भाई इन लाइनों को पहले बनाते हैं और इसको बाद में, वही सेटिंग में भी होता है। तो ई अगर डी के ठीक दाएं है तो मान लो अगर डी यहां है तो डी के ठीक दाएं ये बनेगा ई। अब अगर हम ये बनाएं कि जो डी और सी है इनके बीच में एक व्यक्ति आ जाए, तो डी से सी के बीच में एक व्यक्ति ऐसे भी सही है, मगर सही तो तब भी है जब डी से सी को यहां रखा जाए। यानी अगर ऐसे डी और सी को रखें तो ए यहां भी आ सकता है और ए यहां भी आ सकता है। और अगर डी और सी ये फाइनल हुए तो ए यहां भी आ सकता है और ए यहां भी आ सकता है। तो ए की जगह निश्चित ही नहीं हुई अगर, तो ए के ठीक दाएं वाले की जगह निश्चित कैसे होगी। तो इस कथन से तो प्रश्न का उत्तर निकला नहीं। तो हमने कहा कथन फर्स्ट से तो नहीं निकल रहा। और यहां पर ऐसे आंसर दिए हुए हैं कि अगर कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर पर्याप्त हो तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब आते हैं, क्या ये वाली बात सही है क्या कि कथन सेकंड में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो, जबकि कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो पहले चेक करेंगे कथन सेकंड में दी गई जानकारी पर्याप्त है कि नहीं है। तो कथन सेकंड से बनाते हैं। कथन सेकंड से ये बनाया 5 व्यक्तियों का बनाना है, तो 5 व्यक्तियों के स्थान रफ कर दिए मैंने। रफ करने के बाद में यहां पर बी डी के ठीक बाएं हैं ये बना लेंगे, क्योंकि दाएं बाएं की लाइन सबसे पहले बनाई जाती है। डी के ठीक बाएं ये हो गया बी। बी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हो और ई और सी के बीच भी केवल एक व्यक्ति बैठा हो। तो देखो पहले बी और ई के बीच में एक व्यक्ति हो, तो बी से ई के बीच में ऐसे भी सही है ना, और तरीका तो दूसरा भी सही होगा कि अगर हम बी से ई के बीच में ऐसे लें, मगर यहां पर 2 की जगह एक और लाइन है। अभी यहां एक लाइन और ये है कि ई जहां होगा ना, ई के और सी के बीच में भी एक व्यक्ति होगा। अगर यहां ई रखेंगे तो ई से सी के बीच एक व्यक्ति आ नहीं सकता, चाहे इधर लो और चाहे इधर लो। यानी कि इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया, ये ई तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां ई रखने से तो ई और सी के बीच एक व्यक्ति बन नहीं पा रहा। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ई यही होगा। और यहां ई से सी के बीच में एक व्यक्ति हो गया। 5 में से 4 अगर बन गए तो बची हुई जगह पे कौन हो गया, और ए की जगह निश्चित हो गई तो ए के ठीक दाएं भी बन जाएगा। और ए के ठीक दाएं कौन है, सी, जो हमें बताना नहीं होता। सेटिंग अरेंजमेंट में तो बताना होता था, यहां तो केवल समझ जाना है कि हाँ आंसर निकल गया। अब आंसर कैसे निकला ये इन चारों में से डिसाइड करेंगे। तो आंसर निकला इस वाले तरीके से कि कथन जो सेकंड पढ़ा था ना, कथन सेकंड से ही जानकारी से अकेले प्रश्न का उत्तर देना पर्याप्त हो गया, फर्स्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। जबकि कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो यहां पर आंसर गया बी वाला। कभी ऐसा भी होगा कि दोनों को मिलाएंगे तब जाकर के प्रश्न का उत्तर आएगा। तो एक और क्वेश्चन से इस चीज को समझते हैं अपन। अब ये एग्जाम में केवल इतने से जनों का जो है राइट हुआ था, जबकि प्रश्न को इतना भी टफ नहीं है। 5 व्यक्तियों का प्रश्न जब सिटिंग अरेंजमेंट का आप पढ़ोगे, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में तो आपको लगेगा कि सबसे आसान होते हैं। फिर ये इतने जनों का अगर सही या गलत का रेशो रहा इतना कम, तो उसका रीजन है कि प्रश्न को शायद इस तरीके से पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन
अभी ही 6 महीने से आने लगे हैं, पहले डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इतने एग्जाम में आ रहे नहीं थे। तो ये अब आपको तैयार करना पड़ेगा। अब वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और पूछा क्या था, पूछा ये था यहां पर कि फायर इन माउंटेन को ये लिखा जाता है, तो इसमें ये बताओ कि जो फायर है ना, इस फायर के लिए कूट इन तीनों में से ऐसा ही है, पीएच है या बीओ है, ये तय करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कथनों को गौर करेंगे। अगर केवल इसको पढ़ के ये पता लग गया हो कि जो माउंटेन है ना इसमें ये बीओ के लिए है, तो माउंटेन अगर बीओ के लिए है तो क्या फायर का कोड ऐसा ही है, ये तय हो गया क्या? नहीं हुआ। फायर का कोड पीएच भी हो सकता है, तो हम कहेंगे अभी कथन फर्स्ट से तो कंफर्म नहीं हुआ। अगर सेकंड की माने तो सेकंड के अंदर हमें यहां पर आइस एंड फायर लिखा है और फायर जो वर्ड है वो ऊपर भी था, और दोनों में अगर फायर कॉमन है तो दोनों का कोड भी दोनों में कॉमन ही होगा। अगर इस वाले कोड में और इस वाले कोड में अगर कॉमन देखें तो कॉमन क्या मिलेगा, ऐसा ही। और अगर फायर का कोड ऐसा ही पता लग गया तो फायर का ही हमसे पूछा था, और इसका पता हमें केवल सेकंड से लग गया, फर्स्ट की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों में अगर एक ही कॉमन है तो दोनों का कोड भी कॉमन होगा। तो फायर का जो कोड डिसाइड हुआ वो केवल सेकंड से हुआ, फर्स्ट वाले से डिसाइड नहीं हो रहा था, केवल कथन सेकंड से हुआ है। तो यहां पर आंसर जाएगा ये वाला कि कथन सेकंड में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक और क्वेश्चन से समझो इस चीज को। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, किशोर सुजाता से किस प्रकार संबंधित है, ये निकालने के लिए पहली जानकारी है कि जो नव्या है ना वो किशोर की बेटी है। किशोर की बेटी अगर है तो ब्लड रिलेशन में हम बेटी या बेटा नीचे की साइड माइनस बना के बनाते हैं, बेटी हो तो माइनस और बेटा हो तो प्लस। विनीता किशोर की पत्नी है, किशोर की जो पत्नी है वो विनीता है, और अगर ये पत्नी है तो ये पति है। अब बात यह है कि रिलेशन जिन दोनों के बीच में पूछा गया उनमें व्यक्ति एक ही बना है, दूसरा तो बना ही नहीं, तो इससे आंसर निकाल ही नहीं सकते कि किशोर और सुजाता में संबंध क्या है। तो हमने कहा डेटा सेकंड पढ़ते हैं, और डेटा सेकंड के अंदर सुजाता तो है मगर यहां पे किशोर नहीं है, तो डेटा सेकंड से भी सिंगल तो नहीं निकलेगा। फिर भी मैं चाहे तो अलग से बना देता हूं इसको। अमन नव्या का भाई है, अमन नव्या का भाई है, तो भाई को ऐसे प्रेजेंट करेंगे बराबर की पीढ़ी में। अमन को भाई प्रेजेंट कर दिया नव्या का, और यह भी कहता है कि सुजाता अमन की इकलौती बेटी है, अमन की इकलौती बेटी सुजाता है। अब इस प्रश्न के अंदर डेटा सेकंड में किशोर है ही नहीं, तो पता लगेगा ही नहीं कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, और डेटा फर्स्ट के अंदर किशोर तो था सुजाता नहीं थी, मगर इन दोनों को मिला दें तो फिर निकाल सकते हैं। मिलाएं तो हमें पता है, दोनों को मिलाने पे पता लग रहा है कि नव्या का जो भाई है वो अमन है, और जो अमन है, अमन की इकलौती बेटी कौन है, सुजाता। इकलौती कहता ना, हाँ इकलौती कहा उसने। अब अगर दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने पर किशोर से सुजाता का संबंध निकल गया, और ब्लड रिलेशन में मैंने पढ़ाया था 2 मंजिल ऊपर होना तो आंसर होता है दादा और पोती का, फिक्स होता है जीके टाइप का। तो यहां इनका संबंध निकलेगा, मगर आंसर यहां पे आएगा फर्स्ट और दोनों एक साथ आवश्यक है पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए। तो दोनों डेटा को मिला देंगे तो किशोर और सुजाता का जो संबंध है वो डिसाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं इसका मैं। बाकी डेटा एनालिसिस अपने आप में कोई एक चैप्टर नहीं है, चैप्टरों का समूह है, और उन चैप्टरों के समूह में से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं निकालना होता। उत्तर निकलेगा या नहीं, किस डेटा से निकलेगा, केवल यह तय करना होता है। मगर यह जरूर है कि जब भी इस चैप्टर को मैंने देखा है तो स्टूडेंटों का प्रतिशत रेशो बहुत कम हो जाता है कि जब उस चैप्टर पे जवाब देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे या ब्लड रिलेशन पे या सिटिंग पर, तो 70-80% 90% है, और अगर डेटा सफिशिएंसी में डाल दिया गया तो वही क्वेश्चन टफ हो जाता है।
तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन को भी अगर समझें अपन यहां पे, तो प्रश्न यहां पे था कि 5 जो व्यक्ति ए से लेकर के और ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। प्रश्न ये है, ये बताओ कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। बस ये निकलना चाहिए, दाएं दूसरा कौन है, बाएं कौन है, नहीं निकलेगा चल जाएगा। डेटा फर्स्ट पढ़ा, ए के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या और ए के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। देखो 5 व्यक्तियों में अगर ए के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या और बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है तो 5 व्यक्तियों में ए बीच में बनेगा ना। इसके बाद इसने ये भी कह दिया कि ए और बी जो हैं उनके बीच में एक व्यक्ति बैठेगा, तो अभी तो ए से बी यहां भी हो सकता है और ए से बी यहां भी हो सकता है। मगर अगली लाइन अगर पढ़ लें कि बी भी ऐसी जगह बनेगा कि डी की स्थिति बी के किधर बन जाए, ठीक बाईं तरफ। अब अगर बी को यहां लिखोगे तो बाएं डी बन सकता है क्या, नहीं बन पाएगा भाई। अगर बी को इस किनारे पे लिखोगे तो बी से बाएं डी बना ही नहीं पाओगे क्योंकि जगह ही नहीं है आपके पास। तो फिर ये कंफर्म हो गया ना कि बी इस किनारे पे हो। अब ए और बी के बीच एक व्यक्ति भी हो गया और बी के ठीक बाएं हमने किसको बना दिया, डी को। और अब प्रश्न पे गौर करो कि प्रश्न का उत्तर इस कथन फस से निकल गया। तो प्रश्न ये था कि ये बताओ ए के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो उत्तर तो निकल गया ना कि ए के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है, बी है। कथन फर्स्ट से निकल गया। अब कथन सेकंड से भी चेक करना, मगर हो सकता है उससे भी निकल जाए। तो कथन सेकंड से बनाते हैं, ई पंक्ति के बाएं छोर पर अंत में है 5 जो व्यक्ति है ना, उनमें ई है बाएं छोर पे पहला, और उसके बाद ये कहता है ई और ए के बीच कितने लोग आएंगे, एक। तो ये ई और ए के बीच एक व्यक्ति हो गया। और फिर लास्ट लाइन ये है कि जो बी है ना, ये बी डी के ठीक दाएं पड़ोस में होगा। और ठीक दाएं पड़ोस का मतलब है लगातार 2 जगह खाली चाहिए, और लगातार 2 खाली जगह चाहिए तो यही जगह है ना, और तो कोई लगातार 2 जगह खाली नहीं है। और लगातार 2 जगह में भी बी चाहिए डी के ठीक दाएं, तो डी को यहां रख दोगे तो डी के ठीक दाएं कौन हो गया। और इसमें तो खैर बचा हुआ सी भी डिसाइड हो जाएगा, जिसकी हालांकि जरूरत नहीं थी। जरूरत यह थी कि ए के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पे बी है। अब यहां प्रश्न का जो उत्तर है अकेले कथन फर्स्ट से भी निकल रहा है, अकेले कथन सेकंड से भी निकल रहा है। तो यहां पर फिर आंसर जो चारों ऑप्शन में से देंगे वो कौन सा देना चाहिए इस बार जवाब, केवल कथन फर्स्ट नहीं, केवल कथन सेकंड वाला सी वाला ये भी नहीं, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर के निकला ये भी नहीं। आंसर आपका जाएगा डी वाला। या तो कथन फर्स्ट में या फिर कथन सेकंड से भी प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है। आप चाहो तो कथन फर्स्ट से भी डिसाइड कर लोगे, और या चाहो तो कथन सेकंड वाले से भी अकेले पढ़ के प्रश्न का उत्तर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये डेटा सफिशिएंसी के सवाल होते हैं। इस तरीके से जितने भी और कोई प्रश्न मिले तो आज प्रैक्टिस कर लेना, बाकी फिर करते हैं अपन कल की क्लास में।